आई वेलकम ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास। कुछ नहीं है, 20 मिनट की क्लास है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दिस इज यूनिट 2। यार ये पूरा का पूरा आपका यूनिट 2 है। यूनिट 2 6 मार्क्स का आने वाला है। मनी एंड बैंकिंग हमने पिछली क्लास में करा था कि मीनिंग क्या है, बार्टर एक्सचेंज की लिमिटेशंस क्या हैं। उसके बाद हम फंक्शंस ऑफ मनी के अंदर आए थे और मैंने आपको बताया था अरे फंक्शंस ऑफ मनी कुछ नहीं होते, फंक्शंस ऑफ मनी वो ही है जो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के लिमिटेशंस हैं। तो उसी के ऊपर आज बात करने आए हैं, राइट सर। ए टू जेड सिलेबस यहाँ पे कवर होने वाला है आपका, घबराने की भी परसेंट बात नहीं है। एनसीईआरटी हम सारा का सारा कवर कर रहे हैं और ये खूबसूरत नोट्स आप सबके लिए बने हुए हैं। एक बार इन नोट्स को देख लो, बड़े प्यारे, बड़े मुश्किल से, बड़ी मेहनत करके हैंड रिटन कलरफुल नोट्स बनवाए हैं, बहुत ही सारे स्ट्रक्चर लगा के। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये नोट्स पढ़ जाना, इसके बाद ना एनसीईआरटी की जरूरत है ना किसी बुक की जरूरत है। लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था कि सर फंक्शंस ऑफ मनी क्या है। अरे फंक्शंस ऑफ मनी वही है जो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के लिमिटेशंस हैं, बस एक चीज उसमें ऐड हो जाती है। एक चीज क्या ऐड होती है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब देखो यार, तुम्हारी किसी ना किसी गाइड में या किसी ना किसी एनसीईआरटी बुक में दे रखा होगा कि मनी के फंक्शंस को अगर तुम्हें डिवाइड करना है तो दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। इसलिए हमने भी इसको ध्यान से देखो, बहुत प्यारा लिख रखा है। फंक्शंस ऑफ मनी को दो बाइफर्केशन कर दिया सर, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शंस। अब प्राइमरी फंक्शन दो होते हैं, फर्स्ट होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकंड होता है मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन दो होते हैं, थर्ड हो गया इसमें इसके हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, और फोर्थ हो गया स्टोर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपको लिख के आना ही आना है। सिमिलरली स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू हमारे सेकेंडरी फंक्शंस है। सबसे पहले हम लिख के आएंगे प्राइमरी, फिर है सेकेंडरी। अब ऐसा क्यों हमने बाइफरकेट क्यों कर दिया? अरे जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। हर चीज का कोई लॉजिक नहीं है। फॉर एग्जांपल तुम कहो सर हमने प्राइमरी और सेकेंडरी किस बेसिस पे बांटा? अरे किसी बेसिस पे बांटा नहीं है, अपना प्रोसेस, अपना लर्निंग कर्व, अपना लर्निंग पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि हमारी प्रेजेंटेशन ज्यादा ब्यूटीफाई हो जाए, हमने उन दोनों को बांट दिया है कि एक प्राइमरी एक सेकेंडरी है। प्राइमरी तुमने मेरे साथ लर्न कर लिए हैं, क्या है सर? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है एंड मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर हो सकती है, यस, एक कॉमन यूनिट है। इसके बारे में, चारों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, इसी के बारे में लेसन है। और सेकेंडरी क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। याद होगा तो कल जाओ, जो हमने पिछला सेशन लिया था कि लिमिटेशंस क्या है बार्टर सिस्टम में, उसमें था ना लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, लैक फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो वो जरूर पढ़ के आना टॉपिक, तब तुम्हें पता लगेगा कि मैं मनी कैसे इस लिमिटेशन को खत्म कर रहा है। और लास्ट है स्टोर ऑफ वैल्यू, कि उसको तुम स्टोर कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। प्राइमरी फंक्शन इंक्लूड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। पेन को रेड करें या ब्लू करें, एक बार मेरे को लिख के बता दो। मेरे को रेड से लिखना बहुत प्यारा लगता है, बट हम ब्लू से भी लिख सकते हैं, जो तुम्हारा मन करे वो बता देना। कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताना कि स्क्रीन सही आ रही है, सब मक्खन है, सब सही है, राइट। हाय अनिकेत, हाउ आर यू डूइंग? हाय अनिकेत। चलो जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी विच इट मस्ट बी परफॉर्म इन एवरी कंट्री, दे आर। अब कौन कौन से फंक्शंस है देखो यार, 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस को हम प्राइमरी फंक्शन के उसमें डिवाइड कर देंगे। अब देखते हैं क्या है। सर मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो पहला है, ठीक है, हमने पढ़ा था। Money as a medium of exchange means that it can be used to make payments for all the transactions of goods and services. It is most essential function of money. Money has the quality of general acceptability, so all exchanges takes place in terms of money. एक गवर्नमेंट का रूल है। अब इसमें गलती से भी कोई मनी को ये नहीं कह देगा करेंसी अलग चीज होती है, मनी अलग चीज होती है। मनी की अगर तुम्हें कल की डेफिनेशन याद है तो हमने पढ़ा था, मनी इज एनीथिंग। मनी जरूरी नहीं है नोट हो, मनी इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड इन that is generally accepted, that is universally accepted as a medium of exchange। फिर उसके चार फंक्शन हमने पढ़े थे। इट कैन बी एनीथिंग, मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल भी दिया था। एक पेन, कोई कंट्री कहे कि यार हम पेन एक करेंसी है हमारी, पेन को मनी ट्रीट करेंगे, तो आपको कुछ भी खरीदना है, आपको इन रिटर्न पेन देना होगा। जैसे हम नोट्स देते हैं या कॉइंस देते हैं, तो वो कंट्री टू कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कॉमोडिटी या क्या आइटम को अपनी करेंसी या मनी डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है जी। अब ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज को इसलिए बोलते हैं भैया हर जगह एक्सेप्टेबल है, जो भी तुम्हें चीज खरीदनी है वो सारा तुम खरीद सकते हो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अगर मैं कहूं पेन इज मनी फॉर सम कंट्री, इट इज पॉसिबल इट इज पॉसिबल दैट अ पेन कैन बी पेन कैन बी मनी फॉर सम कंट्री, और वहां पे पेन दे के कुछ भी चीज खरीदी जा सकती है, तो क्या हुआ? एक्सेप्टेबल है, हर जगह एक्सेप्टेबल है। सारी की सारी एक्सचेंजेज
एक्सचेंजेस किसके टर्म्स में हो रही हैं? हमारे केस में पेन के, और पेन इस केस में क्या है? मनी है, या तुम इसको नॉर्मली करेंसी भी बोल सकते हो। इंडिया के टर्म्स में तो यार नोट्स हो गए या कॉइन्स हो गए, ठीक है जी। दिस फंक्शन रिमूव द मेजर डिफिकल्टी। अब ये फंक्शन ने कौन सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने पढ़ लिया कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है। आपके पास एक और क्वेश्चन भी आ सकता है कि मनी ने कैसे बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस को हटाया और मीडियम ऑफ एक्सचेंज जैसे उसका वन फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन हम क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन हम पढ़ रहे हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज ने क्या चीज रिमूव करी यार? इट रिमूव लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स एंड ऑल इनकन्वीनियंसेस ऑफ बार्टर सिस्टम। यूज ऑफ मनी अलाउज परचेज एंड सेल, इसका ही एक्सप्लेनेशन दे रखी है। यूज ऑफ मनी अलाउ परचेज एंड सेल टू बी कंडक्टेड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। कि सर जरूरी नहीं है, हमने एग्जांपल लिया था, मेरे को राइस लेना है तो मेरे पास जूते हैं एक्सचेंज करने के लिए, पता लगा है जो सेलर है राइस का वो जूते लेना ही नहीं चाह रहा, वो कह रहा है नहीं मेरे को जूते नहीं लेने, तो इस केस में मनी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड को रिमूव करता है। वो कहता है पैसे तो सबको चाहिए ना, अब आप जाओ किसी राइस सेलर के पास और तो मेरे को राइस दे दे और इन रिटर्न मेरे से मनी ले ले, तो वो कहेगा हाँ यार मेरी तो सेल्स बढ़ रही है, इस मनी का मैं कुछ भी करूं, जूते खरीदूं, खाना खाने जाऊं, घर वालों के ऊपर स्पेंड करूं, वेकेशन में जाऊं, कुछ भी करूं, तो वो क्या है? इट इज रिमूविंग मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसलिए ही बोल रहे हैं इसको, बिकॉज इट इज रिमूविंग लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है जी, ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म। सेकंड है ये सेकेंडरी फंक्शन पे हम आ गए, थोड़ा इधर उधर हो गया, राइट। दिस फंक्शन फैसिलिटेट ट्रेड्स एंड हेल्प इन कंडक्टिंग ट्रांजैक्शंस। ये सारे के सारे आप पॉइंट्स पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। कैसे पैराग्राफ में एक टॉपिक को, एक आंसर को आपको लिख के आना है, ये सारा का सारा इन नोट्स में आपको मिल जाएगा यार, मैं गारंटी दे रहा हूं। बहुत मेहनत लगा के 2-2.5 महीने मेहनत लगा के नोट्स बने हैं, इसके अलावा और कुछ करके मत जाना। ये सारे के सारे लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आते हैं मेजर ऑफ वैल्यू। Money as a measure of value means that money works as a common denominator in which values of all goods and services are expressed. इसका मतलब ये है, हमने एक एग्जांपल लिया कि मान लो इंडिया में करेंसी है नोट्स। अब आप दुनिया की हर चीज जो इंडिया में आ रही है उसको पैसे के टर्म्स में तोल सकते हो। अब ये मत कहना कि भाई प्यार पैसे के टर्म्स में नहीं तोला जा सकता, यार ये थोड़ी अलग बात है, ये थोड़ी एक सेकंड, ये थोड़ी एक्स्ट्रापोलेशन है, ये थोड़ी अलग बात है। अब तुम ये मानो कि हर चीज एक कॉमन डिनोमिनेटर के टर्म्स में मेजर तो हो सकती है। अरे इस फोन की वैल्यू क्या है, इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, इंडिया में बोलूं इस फोन की वैल्यू क्या है, इस पेन की वैल्यू क्या है, अब तुम्हें दिखाता हूं इस चेयर की वैल्यू क्या है। ये सब चीजों की वैल्यू तुम एक कॉमन पैसे से तोल सकते हो कि हाँ यार ये चेयर इतने की आई होगी, ये मोबाइल इतने का आया होगा, ये पेन इतने का आया होगा। तो ये सब क्या है भैया? ये सब है एक कॉमन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, एक कॉमन यूनिट ऑफ मेजर की फॉर्म में हम एक चीज की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। तो वो क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू, दैट अ कॉमन, इसमें 2-3 पॉइंट लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार लिख लो, कॉमन डिनोमिनेटर, देख लो अंडरलाइन कर लो, कॉमन डिनोमिनेटर है, वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सप्रेस्ड होती हैं इस कॉमन डिनोमिनेटर। ठीक है जी, बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स, ये हमें बात बिल्कुल समझ आ गई। By reducing the value of all goods and services to a single unit, इस केस में इन्होंने बोला क्या? सिंगल यूनिट है प्राइस। तुम पूछते ना किसी भी शॉप में चले जाओ, चाहे तुम फॉरेन कंट्री में चले जाओ, चाहे तुम इंडिया में हो, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस आइटम? प्राइस क्या है? एक कॉमन यूनिट है कि हाँ हम हर चीज को प्राइस में तोल सकते हैं। इट बिकम्स वेरी इजी, यार ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता है कुछ भी चीज एक्सचेंज करने के लिए। तो हाँ ये वाला, अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं अगर कि मेजर ऑफ वैल्यू कौन सी लिमिटेशन एक्सक्लूड कर रहा है, कौन सी लिमिटेशन ओवरकम कर रहा है बार्टर एक्सचेंज सिस्टम की, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो हाँ यार बहुत इजी हो जाता है और उनका प्राइस कंपेयर करना भी बहुत इजी है। हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल पढ़ा था, अरे यार 4 फिश इज इक्वल टू 2 पेन, ये कौन डिसाइड करेगा 4 फिश इज इक्वल टू 2 पेन? कोई अथॉरिटी नहीं है। कोई ये भी बोल सकता है 2 फिश इज इक्वल टू 2 पेन, अरे यार किसको पता? नोबडी नोस, क्योंकि एक कॉमन यूनिट है ही नहीं मेजर करने का। ये हम बार्टर एक्सचेंज के सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो बार्टर एक्सचेंज के सिस्टम में क्या है? हर गुड का दूसरे गुड से कंपैरिजन किया जाता है, नहीं इसमें ऐसा नहीं है। मनी में हर गुड को एक कॉमन यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है, उसकी वैल्यू एक कॉमन यूनिट के टर्म्स में निकाली जाती है, उस कॉमन यूनिट को तुम बोल सकते हो उसका प्राइस क्या है, राइट। मनी हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग रिलेटिव प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यार ये सारा का सारा तुम एक बार पढ़ लोगे। इट इज रिगार्डेड एज यूनिट ऑफ अकाउंट। फॉर एग्जांपल रुपी इज द यूनिट ऑफ अकाउंट इन इंडिया। इसको क्या बोलते हो? कोई भी करेंसी है या कोई भी करेंसी, किसी भी करेंसी को तुम बोल सकते हो यूनिट ऑफ अकाउंट। जैसे यूरोप, जैसे बोलो क्या पाउंड इन इंग्लैंड इज द यूनिट ऑफ अकाउंट, इंडिया यूनिट ऑफ अकाउंट है, रुपी यूनिट ऑफ अकाउंट है इंडिया के अंदर। ठीक है जी,
आई होप बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसको एक बार आप फिर भी ध्यान से पढ़ लेना, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख रखा है। फिर हम आगे सेकेंडरी फंक्शंस पे। दीज रेफर्स टू, अब बहुत लोग पूछोगे इनको सेकेंडरी फंक्शंस क्यों बोलते हैं भैया, तो वही बात करने है, इनको सेकेंडरी फंक्शंस क्यों बोलते हैं, अभी बताते हैं सर इनको सेकेंडरी फंक्शंस क्यों बोलते हैं। ऑलराइट, द फंक्शंस ऑफ मनी व्हिच आर सप्लीमेंट्री टू द प्राइमरी, यार ये सप्लीमेंट्री है, ये प्राइमरी नहीं है, सप्लीमेंट्री है। These functions are derived from the primary functions and therefore they are also known as derivative functions. सेकेंडरी फंक्शन का दूसरा नाम भैया ये रटने वाली बात है सिर्फ, और कुछ नहीं है, क्या है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव फंक्शंस, डेरिवेटिव फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन एक ही बात है। अब मेरी मानो तो जरूरी नहीं है कि आप प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन में इन दोनों को डिवाइड करके आओ ही आओ, कोई नेसेसरी बात नहीं है, बट इट विल बी बेटर, अच्छा होगा कि आप कराओगे तो। ठीक है जी, अब हम सेकेंडरी फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा मिसप्लेस हो गई है, एक सेकेंड, राइट। अब हम सेकेंडरी फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, हमने पढ़ा ना स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और लास्ट में स्टोर ऑफ वैल्यू। चलो पढ़ते हैं इनको क्या है, ये दो आज के लास्ट टॉपिक है, बस ये पढ़ के हम खत्म कर रहे होंगे क्लास। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आता है बहुत ही प्यारा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, और उसका आंसर डिट्टो सिमिलर है, उसका आंसर डिट्टो सिमिलर है। ये जो हमने 4 पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, हमने 4 पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, उसमें से हमने 2 खत्म कर लिए जो कि प्राइमरी फंक्शन के हैं, 2 रह गए हैं जो कि सेकेंडरी फंक्शन के हैं, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, money as a standard of deferred payment means that money act as a standard for payments which are to be made in future. हमने एक लिमिटेशन पढ़ी थी बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में which said that यार जरूरी नहीं है एक गुड की वैल्यू लॉन्ग टर्म तक उतनी ही रहे। फॉर एग्जांपल आज आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सेलर के साथ और आपने कहा कि सेलर साहब मुझे आपका गुड चाहिए, मैं आपको 10 दिन बाद अपना गुड दे दूंगा। अब वो सेलर कहेगा यार इसकी क्या श्योरिटी है जो तू 10 दिन बाद गुड देगा वो बिल्कुल अच्छा होगा, बिल्कुल उसी क्वालिटी होगा, बिल्कुल उसी क्वालिटी का होगा जो आज क्वालिटी है। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अगर बार्टर एक्सचेंज सिस्टम की बात करो तो हम एक गुड की वैल्यू 10 दिन बाद क्या पता वो रहे या ना रहे। अब जैसे हमने पढ़ा था व्हीट, राइस, ड्यूरेबिलिटी इन सब गुड्स की बहुत कम होती है, बासी हो जाते हैं, स्टेल हो जाते हैं, खाने लायक नहीं होते, तो कोई भी उनसे बार्टर एक्सचेंज नहीं करना पाएगा, कर ही नहीं पाएगा, कोई भी नहीं करना चाहेगा उन गुड्स से बार्टर एक्सचेंज। तो उसकी लिमिटेशन मनी कंप्लीट कर रहा है। इट एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, कि हाँ मनी की वैल्यू आज जितनी है 10 दिन बाद भी उतनी है। ये एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, क्योंकि रियलिटी में जो आज आप 100 रुपए से चीज खरीद सकते हो 10 दिन बाद वो चीज 100 रुपए से नहीं खरीद सकते। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इन्फ्लेशन एक फैक्टर होता है। बट अभी हम इन्फ्लेशन को साइड में रख देते हैं, अभी हम ये बोल देते हैं कि आज अगर मेरे पास 100 रुपए का नोट है तो 10 दिन बाद भी मैं उस 100 रुपए के नोट से सिमिलर चीज खरीद पाऊंगा जो मैं आज खरीद पा रहा हूं। उस 100 रुपए की वैल्यू कम नहीं हो रही, हम इन्फ्लेशन को अभी साइड रख देते हैं। तो वो क्या है, इट एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट्स। आपको क्रेडिट पे लोन क्यों मिलता है, या आप बैंक के पास लोन लेने जाओ आपको क्यों मिलता है, क्योंकि उन्हें पता है उनके पास इंटरेस्ट आ रहा होगा। इंटरेस्ट किस फॉर्म में आता है, पैसे के फॉर्म में, मनी की फॉर्म में, और इन शॉर्ट एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, सर आप हमें ओरिजिनल पेमेंट तो करोगे ही, इंटरेस्ट पेमेंट भी कर रहे होगे। तो ये स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट्स व्हिच आर टू बी मेड इन फ्यूचर, हम फ्यूचर में जो पेमेंट कर रहे हैं। Money encourages payment which are not made immediately and helps in capital formation and economic development of the economy. This function of money is significant because यार हर चीज, तुम कोई चाहे आज चीज बड़ी एक फैक्ट्री खरीद रहे हो ना, तुम अपने पैसे नहीं लगा रहे होगे, तुम लोन ले रहे होगे, या तुम किसी से स्टॉक उठा रहे हो, तुम्हारे पापा कभी देखना, या तुम्हारी मम्मी अगर बिजनेस करती है तो जब भी तुम किसी से स्टॉक उठाते हो, चाहे वो बुटीक का स्टॉक हो, चाहे वो कपड़े का माल हो, चाहे वो लकड़ी का माल हो, चाहे वो फर्नीचर हो, तुम हमेशा क्रेडिट पे उठाते हो। क्रेडिट पे उठाने का मतलब हम बाद में दे देंगे, इसमें यार क्रेडिट बहुत चलता है, बिजनेस में क्रेडिट बहुत ज्यादा चलता है, हर किसी के पास अवेलेबिलिटी नहीं होती यार कैश की, तो उस केस में क्रेडिट का होना बहुत जरूरी हो जाता है। क्रेडिट फैसिलिटेट करता है कि हाँ कोई बात नहीं हम आपसे पैसे ले लेंगे, आप बिजनेस सेटअप तो करो, आप अपनी दुकान चालू तो करो। तो उस केस में डेफर्ड पेमेंट का मतलब ये है कि हम इन फ्यूचर क्रेडिट हमने आज ले लिया, इन फ्यूचर हम पेमेंट कर रहे होंगे, उस केस में यार मनी एक बहुत बड़ा फैसिलिटेटर है। और इसी की वजह से ये बोल रहे हैं जब बड़े सारे लोग क्रेडिट ले रहे हैं मतलब बड़े सारे बिजनेसेस सेटअप हो रहे हैं, इसका मतलब कंट्री की इकोनॉमी भी डेवलप हो रही है। Money as a standard payment has simplified the borrowing and lending operations. Lending and borrowing operations में simplify किया, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। It has also led to the creation of financial institutions, जैसे बैंक्स हो गया, नाबार्ड हो गया, आपका मनी लेंडर्स हो गया, ये क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। परफेक्ट है जी, बिल्कुल सही है।
और लास्ट पॉइंट आज का हम पढ़ने वाले हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। इसके साथ हमारा टॉपिक आज का खत्म होता है। थोड़ी लंबी चलेगी क्लास, बट यार हमें इन डिटेल समझना है, इन डिटेल 1 to A to Z तक जाके हमें समझना है। एनसीईआरटी सारी की सारी इसमें कंप्लीट हो रही है, आपकी हर कोई गाइड बुक इसमें कवर हो रही है। ठीक है जी। स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू मींस दैट मनी कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। बहुत अच्छा है। देखो ये पॉइंट और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर से है, बस मैं जो जो अंडरलाइन करते जा रहा हूं उसको तुम अंडरलाइन करो। As a store of value means what? Money can be used to transfer purchasing power from present to the future. Money is a way to store wealth as money is the most economical and convenient way. सुन लो एक बार, पूरा का पूरा डेफिनेशन पढ़ लो फिर बात करते हैं। It provides security to individuals under barter exchange system. It was difficult to use goods as a store of wealth due to perishable nature of some goods and high cost of storage. It has the following advantages. अरे मनी को तुम बस ये बोल रहे हैं, मनी को तुम स्टोर कर सकते हो। मनी कैन बी स्टोर्ड। बिल्कुल सेम वीट वाला एग्जाम्पल कि हम वीट को अगर ज्यादा टाइम तक अपने पास जमा करके रखेंगे तो उसकी वैल्यू लूज हो जाएगी, वो खाने लायक नहीं रहेंगे। बट भाई साहब मनी के साथ ऐसा नहीं है। मनी को तुम आराम से स्टोर कर सकते हो, बैंक्स में स्टोर कर सकते हो, अपनी तिजोरी में स्टोर कर सकते हो। तिजोरी की चाबी पता नहीं किसके पास होगी, ये मेरे को पता नहीं, पर हाँ तुम क्या कह रहे हो, स्टोर तो कर सकते हो ना मनी को। तो यार ये यही बोल रहा है, इन फ्यूचर तुम और भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अपनी पेमेंट कर सकते हो। तभी ये पॉसिबल तभी है यार जब तुम करंट मनी जो तुमने आज कमाया है, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास आज 10 करोड़ रुपए की सेल हो गई तुम्हारी दुकान पे। अब जरूरी नहीं है कि तुम्हें बेचना ही बेचना है उसको, या तुम्हें उसको खर्च करना ही करना है। मतलब तुम मेरी बात समझ रहे हो, बेचना वर्ड सॉरी गलत निकल गया। तुम्हें जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास जो कैश आया भैया वो आज के आज ही उड़ा दो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, आज के आज कोई नहीं उड़ाएगा। या तो तुम बैंक में जाके सेव कर जाओगे या तुम अपने तिजोरी में सेव कर लोगे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि इट हैज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। वी कैन इजीली स्टोर मनी, और वो अपनी वैल्यू रिप्लेनिश नहीं करेगा, वो अपनी वैल्यू डिमिनिश नहीं करेगा, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ हमेशा रहेगी। अनलेस एंड अनटिल बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में हम गुड्स ट्रांसफर करते थे, गुड्स के साथ ट्रेड करते थे। अगर आज मैंने कोई गुड्स कमाए हैं तो मेरे को विद इन अ स्टैपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम उसको खर्च करना ही करना है, या तो कंज्यूम करना है या उस गुड का जो मेरे को आया फिर अगेन उसके साथ बार्टर कर देना है। तो इस केस में यार पेरिशेबल गुड्स जो हम बात कर रहे हैं, व्हीट राइस, उनकी सारी की सारी लिमिटेशंस खत्म होती है, राइट। इस केस में जब भी आप, इसमें हम एक और पॉइंट बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। गुड्स के केस में जब भी आप गुड्स को स्टोर करते हो तो उनकी यार कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज ज्यादा होती है, बट मनी की कॉस्ट ऑफ स्टोरेज बहुत कम होती है। मनी इज इजिली पोर्टेबल, हाथ में लेके चले जाओ कहीं भी चल सकता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारा का सारा मनी है। मनी इज अवेलेबल इन फ्रैक्शनल डिनोमिनेशन। मनी हैज द मेरिट ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। ये सारे के सारे स्टोर ऑफ वैल्यू के एडवांटेजेस हैं, ये आप एक बार पढ़ लेना, राइट। ये चारों एग्जांपल आपको पढ़ के जाने हैं, बहुत इजी है, कुछ खास नहीं है। हमें मेन समझना था कि ऐसा क्यों हम कह रहे हैं कि इट हैज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, क्योंकि वो सेव हो सकता है। एंड सेव होने के चक्कर में हम फ्यूचर ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं सेकेंडरी फंक्शन के अंदर या डेरिवेटिव फंक्शन के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू ऑलमोस्ट मिलते जुलते ही हैं, राइट। बट इनमें डिफरेंस एक बार हमेशा हमें अलग अलग लिख के आना है। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि बोरोइंग एंड लेंडिंग में हेल्प करता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी इसने क्रिएट किया है। हमने बात करी है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट में बैंक्स की, बैंक से हम लोन लेने जाते हैं फिर उनको लोन के साथ इंटरेस्ट भी चुकाते हैं। इसमें बात करिए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट की, एक स्टैंडर्ड क्रिएट होता है। स्टोर ऑफ वैल्यू में हमने बात करी है कि भैया हम वैल्यू मेंटेन करके रख सकते हैं मनी की, क्योंकि हम उसको आराम से स्टोर कर सकते हैं और उससे हम बाद में भी चीजें खरीद सकते हैं। जरूरी नहीं है जो चीज मैंने आज, फॉर एग्जांपल बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में जो चीज मैंने आज गुड वापस ले ली तो मुझे आज ही कंज्यूम करनी है या 10 दिन के अंदर कंज्यूम करनी है, वो मैं इन फ्यूचर भी यूज कर सकता हूं। मनी के केस में मैं जितने टाइम तक, जितना मैं चाहूं उतने टाइम तक अपने मनी को स्टोर कर सकता हूं, उसको बैंक में डाल दूं, अपने एफडी बनवा लूं या स्टॉक मार्केट में डाल दूं या अपने घर पे सेव कर लूं, वो मेरे ऊपर डिसीजन है। इसके 4 एडवांटेजेस हैं, 4 इंप्लीकेशन है, तुम पढ़ लेना, राइट। इसी के साथ आज हम खत्म करते हैं आज का टॉपिक। अब तुम कहोगे यार ये वाला क्वेश्चन कौन सा आ गया भैया, ये वाला क्वेश्चन क्या पढ़ा रहे हो आप? हाउ मनी हैज ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। अरे जो हमने पढ़ा है पिछले 4 पॉइंट में सिमिलर आंसर है, बस तुम्हें बताना है मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड को खत्म करता है। सिमिलरली बाकी 3 जो केसेस हमने पढ़े हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू, सॉरी मेजर ऑफ, सीरीज वाइज चलते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, थर्ड कौन सा हो गया जल्दी बताओ, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, और फोर्थ हो गया स्टोर ऑफ वैल्यू। ये 4 फंक्शन कैसे बार्टर सिस्टम की
बार्टर सिस्टम एक्सचेंज के लिमिटेशंस को खत्म करते हैं, वो तुम्हें बताना है। मैं बता रहा हूं ऑलमोस्ट सिमिलर आंसर है, सिमिलर आंसर है, बस तुम्हें उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देना है ये बताने के लिए कि कैसे मनी के 4 बेनिफिट्स बार्टर एक्सचेंज के 4 लिमिटेशंस को खत्म कर रहे हैं, ऑफसेट कर रहे हैं। सारा का सारा यार वही आंसर है। मन देखो इसमें पॉइंट्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही दे रखे हैं, ये तुम खुद कर लोगे, बहुत इजी है। नोट्स में सारा का सारा A to Z एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। एवोल्यूशन ऑफ मनी भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी क्या है ये सारा का सारा हम पढ़ रहे होंगे पार्ट 3 में, राइट। इसी के साथ आज पार्ट 2 खत्म होता है हमारा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही मजा आया। क्लास 12 के बेस्ट इकोनॉमिक्स के नोट्स, इंडियन इकोनॉमिक्स प्लस मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स आपको मिल रहे होंगे। लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे यार, इट्स आवर ओन इन हाउस एप्लीकेशन, इट्स आवर ओन इन हाउस एप्लीकेशन जहां पे आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हो, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल है, वहां पे जाके A to Z मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, मैक्रो इकोनॉमिक्स के 5 चैप्टर्स के नोट्स, इंडियन इकोनॉमिक्स के 3 यूनिट्स के नोट्स A to Z आप वहां पे जाके देख सकते हो, राइट। ठीक है जी, पार्ट 2 एंड्स हियर, पार्ट 3 में मुलाकात होगी। कल हम सिमिलर टाइम 11 AM ही आ रहे होंगे इकोनॉमिक्स लेके पार्ट 3 में। बेस्ट नोट्स, दुनिया के बेस्ट नोट्स फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स आर अवेलेबल ऑन आवर एप्लीकेशन। लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है यार। क्लास 12 के बेस्ट नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। आपने अभी डाउनलोड नहीं करी तो प्लीज जाकर डाउनलोड कर लो, सारे के सारे क्लासेस नोटिफिकेशन आपको वहां पे मिल रहे होंगे। अभी इन क्लासेस का कोई चार्ज नहीं है यार, ये पूरा का पूरा क्रैश कोर्स YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। एक बार सब्सक्राइब कर दो और चैनल पे नए, और हर रोज हम लाइव आ रहे होंगे सेशन लेके, और क्लासेस नोटिफिकेशन आपको आ जाएंगी सारी की सारी एप्लीकेशन पे। यार एप्लीकेशन क्रिएट करने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल हमने पार्ट 2 लिया, मनी एंड बैंकिंग का पार्ट 2 लिया, अरे मनी एंड बैंकिंग का पार्ट 1 का है भैया, कल मेरा एग्जाम है, पार्ट 1 नहीं मिल रहा, दबा के मैसेजेस आते हैं, और ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं बात, तो भैया घबराने की जरूरत नहीं है। A to Z वीडियो लेक्चर्स, A to Z वीडियो लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे। जो भी हम यहाँ पे लाइव क्लासेस ले रहे हैं सारी की सारी यहाँ पे भी अपलोड हो जाती हैं, सारी की सारी। अब मनी एंड बैंकिंग है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जितने भी पार्ट्स हम ले रहे होंगे YouTube पे लाइव, A to Z रजिस्टर हो जाएंगे लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे। आपको कुछ नहीं करना, बस एप्लीकेशन पे जाना है, YouTube पे भी जाना, सारा एप्लीकेशन पे आप देख सकते हो, प्यार से अच्छे से अपना टाइम लगा के देख सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, जल्दी मुलाकात होगी, सारे के सारे वीडियो लेक्चर आपको अवेलेबल हो जाएंगे लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो यार, कॉमर्स वालों के लिए, क्लास 12 कॉमर्स वालों के लिए टेलीग्राम ग्रुप अलग है, क्लास 12 ह्यूमैनिटीज वालों के लिए, क्योंकि इस चैनल पे पॉलिटिकल साइंस बुक 1 खत्म हो चुकी है, लीगल स्टडीज चल रही है, पॉलिटिकल साइंस बुक 2 आज ही शुरू होने वाली है। तो यार ह्यूमैनिटीज वालों के लिए टेलीग्राम ग्रुप अलग है, कॉमर्स वालों के लिए टेलीग्राम ग्रुप अलग होने वाला है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी जाके डाउनलोड कर लो और नोट्स देख। हैव अ ग्रेट डे।